जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ मोस्ट टॉपिक जो इनके मैथ में आते हैं और कुछ फॉर्मूले सूत्र जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं और वो लिखने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो पहली हमारी जो प्रश्नावली है 10th क्लास की वो है वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक जो फॉर्मूला आता है मेन वो होता है भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये बहुत काम आता है। भाज्य वो संख्या होती है जिसके अंदर भाग दिया जाता है, भाजक वो संख्या होती है जिसका भाग दिया जाता है, और भागफल वो होता है कि इस संख्या में अगर इसका भाग दे तो कितनी बार वो भाग गया, तो वो होता है हमारा भागफल। रही बात शेषफल की, तो शेषफल शून्य भी आ सकता है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, लेकिन शेषफल बराबर शून्य बराबर हो सकता है या शेषफल या तो शेषफल शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, कभी भी शेषफल 0 से कम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसमें? इसमें आता है दोस्तों, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। ठीक है, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। ये तो होता है और ये होता है ठीक है। अब इन दोनों को, ये तो एक हो गया, ये दो, इन दोनों को अपन डिटेल में समझेंगे। तो ये होता क्या है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों, देखो पहले अपन इसको समझते हैं एचसीएफ को। देखो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इसका हिंदी में महत्तम समापवर्तक संख्या। अब इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ हुआ कि वह संख्या जिसका भाग यानी या फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः चला जाए। ठीक है, अगर हम एचसीएफ को समझेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी महत्तम समापन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः चला जाए। मतलब हमें कोई भी संख्या दी गई है, जैसे मान लो अपने पास 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ठीक है, ये संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें देखो एक का तो सभी में भाग जा रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं होगी। अब 2 का इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है लेकिन, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों 3 का, ठीक, तो 3 का इसमें भी जा रहा है, 3 का इसमें भी जा रहा है और 3 का इसमें जा रहा है। अब 4 का देखते, 4 का इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, 4 का इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाले कि अगर मान लो वह संख्या
वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः चला जाए। तो ये सबसे बड़ी संख्या है 3, इसका मैसअप है क्या होगा, बराबर 3। ठीक ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका मैसअप। ये मैसअप हो गया। अब हम लेसअप की बात करते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक संख्या। अब आता है हमारा LCM। ठीक, ये होता है लघुत्तम वर्तक संख्या। लघुत्तम का मतलब वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूर्णतः चला। यानी क्या कहना चाहते हैं, एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। ये तो क्या थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या थी। ये तो ये है वह छोटी से छोटी संख्या। अब जैसे मान लो 5, 10, 12 ये अपने पास है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो देखो 5 तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक। फिर 10 है, 10 के टुकड़े करेंगे 2, 5, 5। फिर 12 है, 12 के टुकड़े करेंगे 2, 6, 2, 3, 3, 1। ठीक है दोस्तों, जो कॉमन है तीनों में कुछ भी नहीं है, तो इन सब का मल्टीप्लाई ही क्या होगा, वो संख्या होगी। तो देखो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा देखो 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी कोई संख्या जिसमें इन सभी का भाग चला जाए, तो अपन वो छोटी से छोटी संख्या देखते हैं। देखो 30 नहीं है, ठीक है, 30 नहीं है, तो देखेंगे 60 वो संख्या है जिसमें इन सभी का भाग जा रहा है। देखो 5 का भाग 12 बार, अगर 60 में भाग देंगे 10 का तो कितने बार, 6 बार। अगर 60 में भाग देंगे 12 का तो कितनी बार गया, 5 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी लघुत्तम संख्या होगी, ये होगी महत्तम संख्या। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, 10th क्लास में इससे रिलेटेड, इससे संबंधित भी एक सूत्र है कि किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा वो संख्या के गुणा के बराबर होता है। जैसे देखो क्या होता है, HCF गुणा LCM बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब जब भी अपन इसका एलसीएम निकालेंगे, अगर मान लो हमें एलसीएम दिया हो, प्रथम संख्या दी हुई हो और दूसरी संख्या दी हुई हो, तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। इधर से अगर दूसरी संख्या दी हो, प्रथम संख्या निकालनी हो और ये दोनों दिए हुए हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक करके बता दूं, जैसे एचसीएफ निकाल रहे हैं तो बराबर यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड बटे LC। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। ओके दोस्त, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ठीक है, अब अपन जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। देखो परिमेय संख्या क्या आती है, परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखो परिमेय संख्या होती है वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये देखो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिन्हें P बटा Q के रूप में
लिखा जा सकता है, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। अब इसमें p बटा q, यानी ये तो क्या है, अंश, और ये क्या है, हर, ठीक है दोस्तों। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हम किसी संख्या, जैसे मान लो 1 है, इसमें q अगर 0 कर दिया तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसके देखो दोस्तों, इसमें आता है दशमलव प्रसार, शांत और अशांत। तो शांत और अशांत का कैसे, देखो एक होता है दशमलव प्रसार शांत, और एक होता है दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, देखो शांत में तो क्या होता है, अगर किसी संख्या का जो हर होता है, किसी भी संख्या का, जैसे p बटा q है, अगर ये 2 की पावर m और 5 की पावर m, या 2 की पावर m या 5 की पावर m, कैसे भी मिल सकता है, ऐसे है। लेकिन 2 और 5 के गुणज में अगर आपका जो हर है यानी q है, तो वो संख्या क्या होगी, शांत, ठीक है दोस्तों। और अगर 2 और 5 की पावर में नहीं है तो वो संख्या अशांत होगी। जैसे मान लो अपन ने जैसे 1 बटा क्या ले लिया, 1 बटा 5 लिया, 1 बटा 5, तो पॉइंट लगाया है, 0 बटा 5 दूनी, ये शांत हो गई, ठीक है। 1 बटा 3 है, ये 2 की पावर में नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, तो 1 बटा 3 कितना होता है, 1.333333 ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। तो ये नहीं है एग्जाम्पल, यानी शांत का तो ये हो गया, ये तो हो गई शांत, और ये हो गई अशांत, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन पढ़ते हैं द्विघात पद क्या होता है। देखो अगर हम द्विघात पद के रूप में जाने तो वो क्या होता है दोस्तों, द्विघात पद क्या होता है, देखो द्विघात पद, तो ये क्या होता है दोस्तों, द्विघात पद, बहु, ठीक। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि घात के रूप में कोई संख्याएं दी हुई होती है, ठीक है। तो देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण से क्या मतलब है कि अगर हम, जैसे मान लो अपने पास a और b का मान है, और इसमें x a b c का मान रख दिया और x का मान रख दिया, तो ये समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। इसका यही मतलब होता है, ठीक है। a और b क्या है, इसमें a व b क्या है, इसके शून्यांक, ठीक है। a और b इसके क्या है, शून्यांक, ठीक है। अगर मान लो ये द्विघात बहुपद है और इसके अगर शून्याङ्कों का गुणनफल या शून्याङ्कों का योगफल निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो देखो शून्याङ्कों का योग, ठीक है। तो शून्याङ्कों का योग कैसे निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। ये होगा माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो भी हम माइनस लेंगे। इस संख्या को b को इसके चिन्ह सहित उठाना है, चिन्ह सहित। जैसे मान लो तुम्हें ये दे दिया गया तो इस b को इसके चिन्ह सहित उठाना है, और ये माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। तो इसको चिन्ह सहित लेना। फिर आता है शून्याङ्कों का गुणन, ठीक है। अगर शून्याङ्कों के गुणन की बात करें तो ये होता है c अपॉन, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो बराबर ये क्या होता है, ये होता है b अपॉन c, ठीक है दोस्तों। c अपॉन ये होता है c कौन सा, ये c हो गया, और a कौन सा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अगर द्विघात बहुपद के शून्याङ्क, अगर अपन को जब ये बहुपद बनाना हो तो इसके लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, जब हमें शून्याङ्क दिए गए हों
तो और ये बहुपद बनाना हो, द्विघात बहुपद बनाना हो, तो इसके लिए क्या सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा। ठीक है ना। जब हमें ये सूत्र बनाना हो और हमें शून्यांक दिए हुए हों, तो शून्यांकों का योग अभी क्या लिखा था हमने, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा था अपन ने, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या लिखा अपन, सी अपॉन। तो ये वैल्यू, जैसे शून्यांकों का योग ये है, तो ये वैल्यू सीधा यहाँ पुट करें, और गुणन जो ये वैल्यू है वो यहाँ पुट करें। ठीक है, ये हमारा हो गया बहुपद। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास जैसे द्विघात है, द्विघात बहुपद में ही कई प्रकार से हम कई प्रकार के देखो, दो चर में रैखिक समीकरण योग, रैखिक समीकरण योग, रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण को तो ये हो गया। ठीक है, क्या है, रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया एक समीकरण। अब इसमें अपन देखते हैं दोस्तों कि इसका जो हल, तो अगर मान लो अपने पास आया जैसे a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2, अगर नॉट इक्वल है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे अद्वितीय हल, यानी क्या होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, और अगर हमारे पास आ गया a1, देखो हमारे पास आ गया a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे कि कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है दोस्तों, इसका ये लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास आ गया तीनों बराबर आ गए, तो देखो कैसे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों कि अनेक हल हैं, अनेक, इसके क्या होंगे, अनेक हल है। ठीक है दोस्तों, ये अपन द्विघात समीकरण में सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं एक हमारे पास चैप्टर है दोस्तों समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है कि समान अंतर, इसका मतलब ही क्या हो गया, देखो दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि समान अंतर, समान अंतर होना, कोई भी श्रेणी चलेगी उसमें क्या होगा, समान अंतर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत जा रहा है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें अंतर कितने का है, यानी
सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो निकालेंगे तो 2 माइनस 1 बराबर 1। फिर थर्ड पद 3 माइनस 1 बराबर 2, 3 माइनस 2 बराबर 1। ठीक, ऐसे करके दूसरे पद में से पहले पद की अगर घटा दे तो हमारे पास वो अंतर आ जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखो इसे बोलते हैं अपन प्रथम पद, ये होता है, ये क्या होगा प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है, ये प्रथम पद हो गया। इसका जो डिफरेंस यानी सेकंड माइनस फर्स्ट है, ये हो गया सार्व अंतर, ये हो गया सार्व अंतर, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर हमें जैसे मान लो वहां पद निकालना हो, वहां पद, तो कैसे निकालेंगे वहां पद, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ये तो हो गया वहां पद, वहां पद, ये हो गया प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है, और ठीक है, ये हो गया हमारे पास सार्व अंतर, सार्व, ठीक है दोस्तों। तो इससे हम निकाल लेते हैं। और पदों का योग, पदों का अगर योग निकालना हो तो हम निकल एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास पदों का योग होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया एस एन बराबर पदों का यानी सम ऑफ nth टर्म, ठीक है ना, ये हो गया इसका सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या, ठीक है दोस्तों, आज हम यहाँ तक ही, नेक्स्ट अगले चैप्टर में अगले सेक्शन में पढ़ाएंगे, तो यहाँ तक ही बहुत है दोस्तों, ठीक है। समांतर श्रेणी हो गई 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जा रहा है वहाँ पर, ये होता है प्रथम पद। अगर सेकंड पद में से फर्स्ट प्रथम पद की अगर बाकी निकाल दें घटा दें तो वो होता है सार्वंतर। इसका जो वहाँ पद निकालना होता है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितने होते हैं, एन बराबर क्या होता है पद, एन बराबर क्या होता है पद, कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। वहाँ पद हो गया, पदों का योग निकालना हो तो एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। ओके, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।